हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से आ गई हूँ क्लास 12th की इंग्लिश पढ़ाने। ऑलरेडी हमारे चैनल पे चैप्टर 1 अपलोडेड है। आज मैं पढ़ाऊंगी लॉस्ट स्प्रिंग दैट इज रिटन बाय एनीस जंग। ये है चैप्टर 2। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर 2। इसमें बेसिकली दो स्टोरीज हैं, एक ही चैप्टर के अंदर दो स्टोरीज दी हुई हैं हमें। तो सबसे पहली वाली से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर टाइटल क्या दिया है। चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग एंड उसके नीचे सब टाइटल क्या है, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यानी कि बचपना जिन लोगों से छिन गया है उनकी कहानियां। जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनसे बचपना छिन चुका है उनके बारे में हम आज जानने वाले हैं। ये किसने लिखी है दोनों स्टोरीज की राइटर है एनीस जंग। एनीस जंग का जन्म कब हुआ था, 1964, और कहाँ पे हुआ था, रोरकिला में। एंड स्पेंड हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद। उन्होंने अपने टीनेज ईयर्स एंड चाइल्डहुड हैदराबाद में बिताए थे। She received her education in Hyderabad and in the United States of America. उन्होंने अपनी जो पढ़ाई थी वो कहाँ से कंप्लीट करी थी, एक तो हैदराबाद से करी थी एंड एक यूएसए से करी थी। उनके जो पेरेंट्स थे, एनीस जंग के दोनों पेरेंट्स राइटर थे। एनीस जंग ने अपना करियर, लिखने का जो करियर था वो उन्होंने इंडिया से स्टार्ट करा था। She has been an editor and columnist for major newspapers in India and abroad and has authored several books. The following is an excerpt from her book titled Lost Spring: Stories of Stolen Childhood. ये जो हमें दो स्टोरियां दी गई हैं वो एक एक्सर्प्ट है, यानी कि एक हिस्सा लिया गया है। उनकी पूरी जो बुक है, ये उनकी एक पूरी बुक का नाम है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। उसके एक एक्सर्प्ट यानी कि उसका कुछ पार्ट लिया गया है इन दो स्टोरीज में। Here she analyzed the grinding poverty and tradition which condemned these children to a life of exploitation. यानी कि बच्चों से कैसे पोवर्टी के कारण बच्चों से कैसे काम करवाते हैं लोग, उनके पेरेंट्स मजबूरी में। ये यहाँ पे बताया गया है कि इतने छोटे बच्चे हैं फिर भी उनको कमाने जाना पड़ता है इंस्टेड ऑफ एंजॉइंग देयर चाइल्डहुड, इसलिए यहाँ पे टाइटल ये दिया है। इस वाली स्टोरी में, यानी कि ये जो फर्स्ट स्टोरी है उसके अंदर दो करेक्टर हैं। क्या नाम है, सबसे पहला नाम है साहिब एंड सेकेंड इज एनीस जंग, यानी कि हमारी ऑथर। आगे हम स्टार्ट करते हैं। Sometimes I find a rupee in the garbage. ये हमारी स्टोरी का नाम है। Sometimes, wait a minute, थोड़ा नीचे से स्टार्ट करती हूँ। Sometimes I find a rupee in a garbage, यानी कि कभी कभी मुझे कूड़े में रुपए भी मिल जाते हैं। Now let's start with our chapter. Why do you do this? I ask Sahib, whom I encounter every morning crouching for gold in the garbage dumps on my neighborhood. एक दिन अनीस जंग आई। वो रोज साहिब और उसके जैसे ही बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे थे वो गार्बेज डंप पिकअप करते थे, यानी कि कूड़ा कचरा इकट्ठा करते थे। एक दिन अनीस जंग आई साहिब के पास, जो छोटा बच्चा था, और उससे पूछा कि साहिब तुम रोज ही क्यों कलेक्ट करते हो कूड़ा कचरा। तो साहिब बोलता है कि मैंने जो अपना घर है वो लॉन्ग टाइम छोड़ दिया था और मैं सेट हो गया था कहाँ पे, ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, यानी कि ये लोग कहाँ रहते हैं, ढाका में रहते हैं एंड इनके होम से बहुत ज्यादा दूर है ये सारी जगह। There were many storms that swept away their fields and homes. बहुत सारे ऐसे हादसे हुए थे जिसकी वजह से हमें हमारा घर छोड़ना पड़ा था। एंड इवन मेरी मदर ने ये भी बोला था कि वहाँ पे कुछ है नहीं, हम बिग सिटी में चले जाएंगे जिससे हमें कुछ कमाने के लिए और कुछ खाने के लिए मिल सके। I have nothing else to do, he mutters, looking away. Go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. फिर क्या होता है, ये सब सुन के अनीस जंग जो थी वो बोलती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं चले जाते, और ये बोलते ही अनीस जंग को रियलाइज होता है कि मैंने क्या बोल दिया। तब जो साहिब था वो रिप्लाई करता है कि मेरे आसपास नेबरहुड में कोई स्कूल ही नहीं है, अगर मेरे लिए कोई बना देता तो मैं फिर भी जाता। अनीस जंग फिर बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए स्कूल स्टार्ट कर दूंगी अगर तुम आओ तो। ये उसने जोक में बोला था अनीस जंग ने। एंड देन उसको रियलाइज होता है अनीस जंग को कि ये मैंने क्या बोल दिया, मैं क्या बोलने जा रही हूँ ये। फिर उसको थोड़ा सा अफसोस भी होता है कि मैं तो सीरियस हूँ नहीं, लेकिन उस बच्चे को सीरियसली ऐसा लगता है कि शायद अनीस जंग खोल दे मेरे लिए स्कूल हम बच्चों के लिए। तो वो खुश होकर एकदम से बोलता है यस, ही सेज स्माइली ब्रॉडली, यानी कि वो खुश होकर बोलता है कि चलो अच्छा है कि मतलब किसी ने तो हमारे लिए स्कूल की बात करी, कोई तो हमारे लिए कुछ करेगा। A few days later, I see him running up to me. Is your school ready?
जो हमने कन्वर्सेशन देखी उसके थोड़े दिन बाद क्या होता है, अनीश जंग के पास वो जो लड़का था साहिब, वो भागते भागते आता है और वो पूछता है अनीश जंग से, क्या हमारा स्कूल रेडी हो चुका है? एंड अनीश जंग एम्बेरस होके बोलती है कि नहीं बेटा, थोड़ा और टाइम लगता है स्कूल बनने में। फिर उसको क्या होता है, बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग फील होता है, बहुत ज़्यादा सैड फील होता है कि क्यों करा, काश मैं ऐसा नहीं बोली होती, मैंने उसको झूठा दिलासा दे दिया। फिर आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम। अब क्या होता है, हमें तो स्टोरीज के शुरुआत में दिखा दिया कि उस लड़के का नाम क्या था, लेकिन अनीश जंग को कब पता चलता है, थोड़े महीने गुजर जाते हैं, उसके बाद अनीश जंग जो है उस लड़के का नाम पूछती है। तो उस लड़के का नाम क्या था? उस लड़के का नाम था साहिब आलम। ये उसका नाम था। दिस इज इम्पोर्टेंट टॉपिक, साहिब आलम। अब क्या होता है, अनीश जंग एकदम से उसमें आ जाती है, सोच में पड़ जाती है कि लगता है इस बच्चे को इसके खुद का नाम का मतलब नहीं मालूम है, क्योंकि साहिब आलम का मतलब क्या था, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि बहुत बड़ा आदमी। लेकिन ये कैसी आयरनी है कि ये जो इसका नाम है और जो इसका काम है वो एकदम ही अलग है, क्योंकि वो क्या करता है, वो कूड़ा कचरा उठाता है, एंड उसके नाम का मतलब क्या निकल के आता है, बहुत ही बड़ा या धनवान आदमी, साहिब आलम। तो ये बहुत बड़ी आयरनी यहाँ शो करी गई है। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड एंड आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज। अब क्या होता है, अनीश जंग जो है, इसके जो फ्रेंड हैं, जो कूड़ा कचरा इसके साथ उठाते हैं, जो यहाँ वहाँ घूमते हैं, इनको क्या नाम दिया है अनीश जंग ने, बेयर फुट बॉयज, यानी कि जिनके पास चप्पल नहीं है या शूज नहीं है कुछ भी पहनने के लिए उनके फुट में। इसकी वजह से उनको नाम क्या दे दिया है, बेयर फुट आर्मी या बेयर फुट बॉयज। वो हर रोज सवेरे उठ के आते हैं एंड दोपहर तक वो लोग चले जाते हैं कचरा कूड़ा उठा के। फिर अनीश जंग उनसे मिलती है थोड़े महीनों बाद और वो पूछती है कि तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते, ये अनीश जंग पूछती है। और उनमें से कुछ कुछ लड़के अपना अपना जवाब बताते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है, तो मैं आपको बता देती हूँ। Why aren't you wearing chappals? I asked one. My mother did not bring them down from the shelf. He answered simply. यहाँ पे मैं नंबर पुट डाउन कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2-3 बच्चों ने आंसर करा था। सबसे पहला जो लड़का है वो क्या बोलता है कि मेरी मम्मी ने शेल्फ में से, यानी कि ऊपर अलमारी के ऊपर रखा हुआ था, वहां से उतारे नहीं, इसकी वजह से मैं पहन नहीं रहा। दूसरा क्या बोलता है, इवन इफ शी डिड ही थ्रो देम अवे एज अनदर। यहाँ पे दूसरा लड़का बोलता है कि अगर उसकी मम्मी ने नीचे भी उतार दिए होते तब भी वो पहनता नहीं। एंड वो लड़का क्या पहना हुआ था, शूज पहना हुआ था, जो कि दोनों अलग अलग कलर के थे या अलग अलग रंग के थे। फिर क्या होता है, he shuffles his feet and says nothing, I want shoes. फिर क्या होता है, एक जो लड़का है वो बोलता है कि मुझे शूज चाहिए। ये यहाँ पे 3 बॉयज दिखाए गए हैं। एक कौन, जिसके पास शूज है लेकिन वो शेल्फ के ऊपर रखे गए हैं। सेकंड वो जिसने दोनों अनइवन शूज पहने हैं, यानी कि दोनों अलग अलग टाइप के अलग अलग कलर्स के शूज पहने हैं। थर्ड वो जिसके पास आज तक कभी शूज हुए ही नहीं और वो बोलता है कि मुझे शूज चाहिए, आई वॉन्ट शूज। ये 3 अलग अलग टाइप के थे। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village road. It is not lack of money, but a tradition to stay barefoot is one explanation. I wondered if this is only an excuse to plan away a perpetual state of poverty. I remember a story of a man from Udipi once told me. अब क्या होता है, अनीश जंग जो होती है उनको एक स्टोरी याद आ जाती है इस सबको हादसे को देख के। स्टोरी क्या थी, एक स्टोरी थी, एक मैन ही, वो कहाँ पे रहता था, उदीपी में। किसी ने उसको ये बात सुनाई थी, यही स्टोरी उसको वापस याद आ जाती है। वहां पे क्या था, एक यंग लड़का रहता था, वो स्कूल जाता था एंड टेम्पल भी जाता था। वो उसके जो फादर थे वो उस टेम्पल के प्रीस्ट थे, यानी कि पुजारी थे। He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. वो क्या करता था, हर रोज वो जो लड़का था वो पुजारी का, वो हर रोज मंदिर जाता था और हमेशा भगवान से एक पेयर ऑफ शूज, यानी कि मुझे एक पेयर ऑफ शूज दे दें भगवान, ऐसी प्रार्थना करता था। 30 साल के बाद 30 years later I visited his town and the temple which was now drowned in an air of desolation. In the backyard where lived the new priest. अब क्या होता है, 30 साल के बाद वो सेम जगह को विजिट करती है, वही सेम टाउन, वही सेम टेम्पल, फिर उसको वो लोग दिखते नहीं है और वहां पे उसी जगह पे नया पुजारी रहने लगा था
और वो बोलता है रेड और वाइट प्लास्टिक चेयर पे वो कोई नया प्रीस्ट बैठा हुआ था. ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म वेयरिंग सॉक्स एंड शूज अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज बैग ऑन फोल्डिंग बेड. लुक एट द बॉय. आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट a pair of shoes. Let me never lose them. The goddess had granted his prayer. Young boy, like the son of the priest, now wore shoes, but many others, like rag pickers in my neighborhood, remained shoeless. पे अनीशंग क्या शो करना चाहती है कि रैक पिकर्स के पास अभी तक शूज नहीं आए, लेकिन जो वो छोटा बच्चा था, जो छोटा लड़का था, जो उदीपी में रहा करता था, उसके पास तक शूज आ गए हैं अब. My acquaintance with the barefoot rat pickers lead me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it metamorphically. यहाँ पे क्या होता है, अब थोड़ा सा दूसरी की बात करती है हमारी ऑथर. वो बोलती है ये सब कुछ सोच के मुझे एक जगह की बात याद आ गई. सीमापुरी जो कि पेरिफेरी ऑफ दिल्ली में है, यानी कि दिल्ली के आसपास में ही है, यानी कि बांग्लादेश में से जो आए हुए लोग हैं 1971, उसमें से साहिब की एक फैमिली है. सीमापुरी वॉज देन ए वाइल्डरनेस. इट स्टिल इज बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी. सीमापुरी अब इतनी खाली नहीं है, वो एकदम बढ़ चुकी है. वहां पे टीन एंड टार्पोलिन के घर बन चुके हैं, यानी कि रूफ पतरे की. वहां पे सीवेज है, यानी कि गटर लाइन है. वहां पे 10,000 रैक पिकर्स हैं. दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी. यहाँ पे क्या बोला गया है कि रैक पिकर्स जो है वो अपनी आइडेंटिटी के बिना, यानी कि कोई आधार कार्ड नहीं, कोई पान कार्ड नहीं, कोई भी आइडेंटिटी के बिना वो रह रहे हैं यहाँ पे. क्यों? क्योंकि वहाँ के जो नेता वेता होंगे वो इनको धमका के या फिर इनको बहला फुसला के वोट मांग लेते होंगे एंड इनको बदले में राशन या फूड ग्रेन से देते होंगे. अब अनीशंग जो होती है वो ग्रुप ऑफ लेडीज से सवाल करती है कि आपने क्यों अपने ग्रीन लैंड जो ढाका था, ग्रीन लैंड एंड जिसमें रिवर्स थी, फूड था, ये सब जगह जो थी वो आपने क्यों छोड़ दी. तब ये सारे जो लेडीज थी वो जवाब करती हैं चिल्ड्रन ग्रोन अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग. यहाँ पे सर्वाइव करना सीमापुरी में, इसका बेसिकली मतलब क्या होता है कि रैक पिकिंग करना. एंड हमारी पूरी फैमिली ये सालों से करती आ रही है. हमारे जैसे बच्चे होते हैं वैसे हम उनको भी यही सारा काम सिखा देते हैं. गार्बेज उनके लिए एक सोने की तरह है. जो रैक पिकर्स थे उन सबके लिए गार्बेज क्या है, एक सोने की तरह है. वो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनसे ही उनका पूरा दिन का खर्चा पानी सब कुछ इस सब चीजों से ही निकलता है, रैक पिकिंग करने से ही. It is their daily bread, a roof over their head, even if it is a leaking roof, but for a child, it is even more. I find a rupee, even a 10 rupee note, Sahib says, his eye lightening up. अब वो क्या होता है, साहेब बताता है कि मुझे कभी कभी 1 रुपए का सिक्का भी मिल जाता है, 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है. एंड उसके आंख में एक चमक सी थी साहेब की आंख में जब वो ये बता रहा था. तब कभी कभी मुझे ऐसी आशा भी होती है कि मुझे सिल्वर कॉइन भी मिल जाए. इसकी वजह से मैं एकदम ढूंढता रहता हूँ, स्क्राउचिंग करता रहता हूँ वो कूड़े की खान में. For there is a hope of finding more. उनको कुछ होप सी रहती है, जो सारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको होप सी रहती है कि हाँ शायद मुझे कुछ मिल जाए उस कूड़े में, शायद मुझे कुछ अच्छा सा मिल जाए, सिल्वर कॉइन ही मुझे मिल सकता है. It seems that for children garbage has a different meaning from that it means to their parents. For children it is a wrap in wonder. बच्चों के लिए वही गार्बेज क्या है, रैप इन वंडर, यानी कि वो एकदम उत्सुक है. एंड बड़ों के लिए वो क्या है, मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, यानी कि वो कैसे जिएंगे उसका वो सहारा है वो गार्बेज. यहाँ पे दोनों के लिए अलग है. बच्चों के लिए अलग है, बच्चों के लिए एक वंडर सा है क्योंकि वो एक्साइटेड होते हैं कि अब मुझे इस बार रैक पिकिंग करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा. एंड पेरेंट्स के लिए वो एक मीन्स ऑफ सर्वाइवल है. एक विंटर मॉर्निंग में क्या होता है, साहिब जो है वो फेंस गेट के सामने खड़ा हुआ था. 2 आदमी जो थे वो टेनिस खेल रहे थे एंड उनको ध्यान से देख रहा था. वो एकदम खड़ा हो गया एंड अनीस जंग जो पूछती है कि क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों खड़े हो. तो साहिब बोलता है कि मुझे भी टेनिस शूज चाहिए, मुझे भी उनकी तरह खेलना है, मुझे भी उनकी तरह शर्ट और टेनिस शूज चाहिए. Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. थोड़े दिन बाद क्या होता है कि उसको भी कोई टेनिस शूज गिफ्ट कर देता है, लेकिन वो टेनिस शूज नए नहीं थे, वो टेनिस शूज में होल था.
फिर अनीशंग सोचती है कि ये जरूर कोई अमीर लड़का होगा या अमीर बच्चा होगा, उसने ये फेंक दिए शूज और साहेब को मिल गए। साहेब के लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात थी, उसको बहुत ज्यादा लग्जूरियस फील हो रहा था, बट वो जो रिच बॉय था उसने इसको डिस्कार्ड कर दिया था, यानी कि उसमें छोटा सा छेद आ गया, इसकी वजह से उसने फेंक दिया था। तो होल वाले शूज भी किसी के लिए एक ड्रीम कम ट्रू की तरह हैं, क्योंकि उसको छोटी छोटी चीजों का भी महत्व था। किसको? साहेब को। दिस मॉर्निंग साहेब ऑन हिज वे टू मिल्क बूथ। अब क्या होता है कि थोड़ा सा गेम में चेंज आता है, थोड़ी उसकी आइडेंटिटी बदलती है साहेब की। क्या होता है, एक मॉर्निंग साहेब जो था वो मिल्क बूथ यानी कि मिल्क का जो बड़ा सा कनिस्टर होता है, स्टील का कैनिस्टर, मिल्क का बड़ा सा एक आता है, मैं चिपका दूंगी फोटो, वैसा वो लेके जा रहा था। और उसको ये यानी कि मिल्क और चाय बेचने के लिए उसको 800 रुपए मिलते थे, एंड उसको सारी मील्स भी मिलती थी, लेकिन खाना पीना भी सब कुछ मिलता था, एंड प्लस 800 रुपए मिलते थे उसको ये सारा वर्क करने के लिए। तो अनीश जंग जो साहिब था उससे पूछती है कि क्या तुम्हें ये काम अच्छा लग रहा है? तब वो कुछ बोलता नहीं है, लेकिन अनीश जंग को फील होता है क्या कि अब उसका जो फेस था वो बहुत ज्यादा अलग लगने लगा था। अब उसका जो एकदम जो भोला सा पन था वो एकदम अलग लगने लगा था। हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट अ केयर फ्री लुक। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही कुड कैरी सो लाइटली। यहाँ क्या होता है, एक आयरनी शो करी गई है कि जो उसका जो कैनिस्टर है, जो दूध का कैनिस्टर था, वो बहुत ज्यादा हैवी नजर आ रहा था वो प्लास्टिक बैग से। यहाँ पे ये इसका डीप मीनिंग है, यानी कि क्या, अब वो उसका ओन मास्टर नहीं रहा जो साहेब था, अब उसको किसी और के इशारे पे चलना पड़ता है, किसी और, जब उसका जो मालिक है, टी शॉप का जो मालिक है, उसके हिसाब से चलना पड़ता है। एंड अब साहेब अपने खुद का मालिक नहीं रहा है। तो यहीं पे ये बताया गया है कि भले उसको 800 रुपए प्लस मील भी मिलती थी, यानी खाना पीना सब कुछ मिलता था, लेकिन फिर भी साहेब जो था उसके फेस पे बिल्कुल भी हैप्पीनेस नहीं थी। तो ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। एंड इसके लिए आपको ये एक्सप्लेनेशन देना होगा, कैनिस्टर वाला, ये वाला। तो यहाँ पे हमारी ये स्टोरी होती है खत्म। ये थी फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। हमारी स्टोरी का नाम क्या था वो यहाँ पे लिखा गया है। ये हमारी फर्स्ट स्टोरी थी, समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। अब हम आते हैं सेकेंड स्टोरी पे। सेकेंड स्टोरी का नाम क्या है? सेकेंड स्टोरी का नाम है आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। यह भी लिखी गई है बाय एनीश जंग। इसमें कौन कौन से करेक्टर हैं मैं यहाँ पे वो लिख देती हूँ आपके लिए। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। आई विल बिकम ए मोटर कार मैकेनिक, ही अनाउंस। अब मुकेश जो था वो बोलता है क्या कि मुझे मोटर कार मैकेनिक बनना है। तो अनीश जंग जो है वो पूछती है कि क्या तुम्हें कार के बारे में कुछ मालूम है? तो वो बोलता है आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, ही आंसर। मैं कार चलाना सीख लूंगा। वो अनीश जंग की आंखों में आंखें डाल के ये बात बोलता है। हिज ड्रीम्स लुक लाइक ए मिराज एंड मिस्ट इनटू द आईज। यानी कि उसकी जो ड्रीम है वो एक धुंधली सी ड्रीम सी नजर आती है, क्योंकि अनीश जंग को लगता है शायद ही पॉसिबल हो सकता है, वरना तो बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। फिरोजाबाद फेमस फॉर इज बैंगल। ये बात कहाँ की है? ये बात है फिरोजाबाद की। फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है? वो है बैंगल मेकिंग के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स। यानी कि फिरोजाबाद में बैंगल्स फेमस है, एंड हर एक फैमिली वहाँ की ज्यादातर बैंगल्स बनाती है। वहाँ पे ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री भी है, जहाँ पे हर एक फैमिली ज्यादातर वहाँ की काम करती है। क्या क्या काम होते हैं? फर्नेस बनाना, वेल्डिंग करना, ग्लास को बैंगल्स बनाना, ये सारे काम करती हैं वुमेन एंड मैन बोथ। उनकी पूरी फैमिली, पूरी जनरेशन जो है वो इन सब कामों में लग जाती है। अब ऐसे ही एक मुकेश की फैमिली थी। Mukesh family is one of them. None of them know that it's illegal for children like him to work in the glass finance with high temperature in dingy cells without air and light, that the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. अब ये जो फैमिली है उनकी, इनको कुछ मालूम नहीं है कि अगर लॉ वाले देख लें, अगर कोई बड़ा देख ले, तो इन सारे लोगों पे केस भी हो सकता था। क्यों? क्योंकि चाइल्ड से काम करवाना बहुत इलीगल है, एंड सेकंड ऑफ ऑल कि ये बहुत ज्यादा हाई फर्नेस में काम करते थे। इससे क्या होता था, इनकी आंखों की जो ब्राइटनेस है, जो चमक है, या फिर इनकी जो आंखें हैं वो जा भी सकती थी।
क्योंकि इनको दिन रात भर फर्नेसेस के काम करना पड़ता था और बिना ग्लास लगाए भी वो लोग काम करते थे। छोटे छोटे सेल्स है, dingy सेट, जहाँ पे एयर भी नहीं आती थी और लाइट भी ढंग से नहीं आती थी, ऐसी जगह पे इन बच्चों को काम करना पड़ता था। ऐसे 20,000 बच्चे थे जो हॉट फर्नेसेस में काम करते थे। मुकेश eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. We walked down stinking lanes choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbling doors, no windows, crowded with families of human and animals coexisting in a primeval state. अब क्या होता है, इसका जो घर है मुकेश का, वो थोड़ा सा नया बन रहा था, रीबिल्ड हो रहा था हल्का सा, एंड वो बहुत ज्यादा खुशी से ये बात अनीश अंग को बताता है। लेकिन जो उसके घर की हालत थी एंड आजू बाजू का जो एनवायरमेंट था, वो अनीश अंग देख के एकदम हैरान हो जाती है। एकदम क्रम्बलिंग सी वॉल थी, जो जिसकी जो पपड़ियां निकल रही थी, वॉबलिंग डोर, हिलते डुलते डोर थे, विंडोज नहीं थी, आजू बाजू कूड़ा कचरा फैला हुआ था एंड अच्छी जगह नहीं थी। इन शॉर्ट, ही स्टॉप्स एट द डोर वन ऑफ सच हाउस, bangs a wobbling iron door with his foot and pushes it open. We enter a half-built shack. In one part, thatched with dead grass, is a firewood stove over which sit a large vessel of sizzling spinach leaves. On the ground, in large aluminium platter, are more chopped vegetables. Frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. एक जो औरत थी, वो ये सारा कुछ बना रही थी। क्या बना रही थी? स्पिनच लीव्स, यानी ये पालक बना रही थी। वो पालक की सब्जी एंड थोड़े बहुत वेजिटेबल्स भी वहाँ कटे हुए पड़े हुए थे। एंड ये वुमेन कौन थी? ये थी मुकेश के बड़े भाई की वाइफ। नॉट much older in years, she has begun to command respect as Bahut, the daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men, her husband Mukesh and her father. यहाँ पे क्या बोला गया है कि भले वो उम्र में इतनी ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन वो 3 लोगों का रेख देख करती थी। 3 कौन कौन से लोग? सबसे पहला तो उसका हस्बैंड यानी कि मुकेश का बड़ा भाई, सेकेंड ऑफ ऑल मुकेश जो छोटा भाई था जिससे अनीश अंग बातें कर रही थी एंड सब चीज पूछ रही थी, एंड थर्ड ऑफ ऑल उनके फादर। इन सबका खाना बनाना, कपड़े धोना, ये सब कुछ काम कौन करती थी? ये औरत करती थी, जो अभी हमने देखी। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her well closer to her face. जब भी कोई बड़े लोग आते थे, तब वो अपना जो घूंघट था, वो टूटी हुई दीवार जो थी उसके पीछे जाती थी एंड अपना जो घूंघट था, वेल था, वो डाल लेती थी। जैसे पुराने जमाने में होता था वैसे ही, पुराने कस्टम एंड ट्रेडिशन जो चलते आ रहे थे वैसे ही चलते आ रहे थे इनकी फैमिली में भी। फैमिली में क्या एक ट्रेडिशन था कि डॉटर इन लॉ को हमेशा वेल डालना पड़ेगा जब बड़े मेल यानी कि बड़ा कोई आदमी आ रहा हो, तब, जिनकी उम्र ज्यादा हो बेसिकली। अनीशंग सोचती है कि ये जो मुकेश के फादर हैं एंड जो भी इनकी फैमिली में बड़े बड़े लोग हैं, ये फेल हो गए अपनी लाइफ को अच्छा करने में, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने करी टेलर की जॉब, इसके बाद बेंगल मेकिंग की जॉब करी एंड यही ये लोग करते रह गए। ये लोग अच्छा घर भी नहीं बना पाए इन पैसों से, एंड इन्होंने अपने बच्चों को सिखाया तो क्या सिखाया? सिर्फ और सिर्फ आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। इसके अलावा इनके बच्चों को कुछ भी नहीं आता था। इट इज हिज करम, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंडमदर, हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल। अब इसी की बात को सुन के जो मुकेश की ग्रैंड मदर थी यानी कि जो दादी थी, वो बोलती है कि उनका जो हस्बैंड था, उनके जो हस्बैंड थे, वो ब्लाइंड हो गए थे। क्यों? क्योंकि उनकी डस्ट, जो ग्लास की बैंगल्स जब मेकिंग होती है उसकी जो डस्ट होती है वो उनके आंखों में चली गई थी, इसकी वजह से वो ब्लाइंड हो गए थे। कैन ए गॉड गिवन lineage ever be broken, she implies. Born in the caste of Bengal maker, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard and in every house, every other yard, every street in फिरोजाबाद। वो बोलती है कि भगवान ने जो दिया है, अब हम उससे अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं? हमारी फैमिली में सब लोगों ने सिर्फ बैंगल मेकिंग का ही काम करा है एंड उन्होंने हर जगह बैंगल्स ही देखी है, चाहे वो घर हो, चाहे वो यार्ड हो, या फिर कोई भी अदर पार्ट हो घर का। फिरोजाबाद में ज्यादातर सब लोग यही करते हैं। Spirals of Bengal, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple and every color born out of the 7 colors of the rainbow. वो यहाँ पे बताती है कि कौन कौन से टाइप के वो बैंगल्स बनाती थी, कौन कौन से कलर्स के वो बैंगल बनाती थी। कि ये सारे लोग जो बैंगल्स बनाते थे, इनकी आंखें जो हैं वो डार्क में ज्यादा सही रहती हैं, यानी कि डार्क लाइट में वो ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं रेदर देन लाइट आउटसाइड। उनको डार्क में रहना ज्यादा पसंद आ गया है, क्योंकि अब उनकी आंखों की जो शक्ति वो धीरे धीरे कम होने लगी है। क्यों ऐसा सब हुआ? क्योंकि वो लोग बैंगल मेकिंग में काम करते थे, फर्नेसेस में ज्यादा काम करते रहते थे, इसकी वजह से। सविता, ए यंग गर्ल इन ए ड्रेब पिंक ड्रेस, ये हमारी थर्ड करेक्टर है।
इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन हाँ आपको याद रखना है। सविता कौन थी? एक यंग लड़की जिसने क्या पहना था? पिंक ड्रेस पहनी थी। वो एक थोड़ी बड़ी वुमेन थी, उनके पास में जाके बैठी हुई थी। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टर्न्स ऑफ ए मशीन। आई वंडर इफ शी न्यूज द सेंसिटी of the bangle she helps make. It symbolize an Indian woman सुहाग। अब अनीश जंग क्या सोचती है कि क्या ये जो लड़की है जो अभी पिंक ड्रेस में बैठी है, जो छोटी सी बच्ची है, क्या उसे मालूम है जो वो बैंगल बना रही है वही उसको थोड़े सालों बाद पहननी पड़ेगी? ये क्या है? एक हमारी इंडियन सोसाइटी में एक सिंबल है किस चीज का? सुहाग का। क्योंकि हमारी जो भी लेडीज होती है, जो भी जिनकी मैरिजेस हो गई होती है, वो शादी के बाद पहनती हैं चूड़ियां। यही वो सोच रही थी कि क्या इस छोटी सी बच्ची को मालूम है कि जो ये बैंगल्स अभी बना रही है ये इसको थोड़े सालों बाद में जाके पहननी होगी। इंडियन वुमेन सुहाग symbol है ये। Auspicious in the marriage, it will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil. इसको भी वही घूंघट डाल के रखना पड़ेगा, वही रेड सी हिना मेहंदी लगानी पड़ेगी एंड वही रेड बैंगल्स पहनने पड़ेंगे। She will then become a bride like the old woman beside her who became one many years ago. वैसे ही इन सब की तरह वो भी एक मैरिज करेगी एंड वो भी इन सब की तरह ही बन जाएगी थोड़े सालों बाद। She has still bangles on her wrist but no light in her eyes. एक वक्त सैर भरा खाना भी नहीं खाया। She says in a voice drain of joy. वो क्या बोलती है? मुझे एक वक्त का सैर भरा खाना यानी कि थोड़ा सा खाना भी उनको मिल नहीं पाता है। ये बहुत ज्यादा सूखी सी आवाज में बोलती है वो, क्योंकि उनके पास कोई जॉय नहीं था, कुछ हैप्पीनेस नहीं थी उनके पास। सेम फर्नेसेस में काम करना पड़ता था रात दिन हो, एंड उनको पैसे भी बहुत ज्यादा कम मिलते थे। शी हैज नॉट एंजॉय इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम। इन लोगों ने एक पूरे दिन का खाना भी नहीं खाया था, हमेशा थोड़ा थोड़ा खाना खाते थे। पूरा फुल मील कभी इन सारे लोगों ने खाया ही नहीं। That's what she has reaped. Her husband, an old man with a flowing beard, say, I know nothing except bangles. All I have done is make a house for the family to live in. अब क्या होता है, एक हस्बैंड जो होता है वो बोलता है कि मैंने इसके अलावा कुछ नहीं करा। उसने सिर्फ बैंगल बनाना सीखा और इन लोगों के लिए कुछ हाउस बना दिया। हाउस यही जो अभी कंस्ट्रक्शन में चल रहा है, इसी हाउस की वो बात कर रहा है। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. अब ये जो हस्बैंड था उसको बहुत ज्यादा प्राउड होता है कि मैंने ये इन लोगों के लिए हाउस यानी कि जो छत थी वो खड़ी कर दी। लेकिन इसका हाउस कैसा था वो हम सबको मालूम ही है, कैसी जगह पे था, और इसको इसी बात का बहुत ज्यादा प्राउड होता है इस आदमी को। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन इनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम। द यंग मैन echo the lament of the elders. Little has moved with time, it seems, in Firozabad. Years of mind-numbing toil have killed all initiative and ability to dream. Why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. अब वो बोलती है क्यों तुम लोग चेंज नहीं हो जाते, क्यों तुम कोऑपरेटिव सोसाइटी में बदल नहीं चाहते? ये सब वो पूछती है। कौन? अनीश रंग इन सब लोगों से। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड बाय द पुलिस, बीटन बाय ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। अगर हम ऐसा कुछ कर भी दे तो पुलिस हम लोग को जीने नहीं देगी, हम लोग को मारेगी पीटेगी और हमसे इलीगल अगर हमने कुछ काम कर दिया तो हमें जेल में भेज देगी। देयर इज नो वंडर अमॉन्ग देम, नो वन हु कुड हेल्प देम सी things differently. Their fathers are as tired as they are. They talk endlessly in a spiral that moves from poverty, apathy, to greed and to injustice. Listening to them, I see two distinct worlds. ये सारी बात सुन के अनीश रंग को दो थॉट आते हैं। क्या आता है? वन ऑफ द फैमिली कॉट इन ए वेब ऑफ पोवर्टी। एक ये थॉट आता है कि उनकी फैमिली जो है वो पोवर्टी के बर्डन से एकदम झुक चुकी है। दूसरा क्या आता है? बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न। दूसरा थॉट क्या आता है? A vicious circle of sahukars, the middlemen, the policemen and the keepers of law, the bureaucrats and the politicians. दूसरा थॉट ये आता है कि कैसे बड़े बड़े जो नेता हैं, बड़े बड़े जो पुलिसमैन हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं वो कैसे छोटे लोगों को दबा के रखते हैं, कैसे उनसे सब काम करवाते हैं। ये उसको दो थॉट आए थे। फर्स्ट थॉट था कि कैसे इन लोगों के पास एकदम बर्डन है, कैसे वो लोग बर्डन में जीते हैं उनकी पूरी फैमिली। एंड सेकंड, कैसे रिच मैन जो है वो पुअर का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड the baggage on the child that he cannot put down before he is aware he accepted as naturally as his father do. इनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं इन सबको भी यही काम करना पड़ता है क्योंकि उनके पिता ने करा, फिर वो लोग करेंगे, फिर दूसरे लोग करेंगे, ऐसे ये पूरी साइकिल चलती रहती है। To do anything else would mean to dare and daring is not part of his growing up. अगर इन लोगों ने कुछ और करा
कुछ डेयरिंग करने का काम करा, तो ये हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी पूरी जनरेशन ने यही करा था। When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. I want to be a motor mechanic, he repeats. लेकिन फिर भी मुकेश तो है, वो अलग थॉट सोचता है। उसको ये सब कुछ नहीं करना होता, उसको क्या बनना पड़ता है? एक मोटर मैकेनिक बनना होता है, क्योंकि उसने शुरुआत में भी बोला था ना, क्या बोलता है? आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, मोटर कार मैकेनिक। एंड वो लास्ट में भी एक और बार बोलता है। मुकेश इन सब की तरह नहीं था, मुकेश का जो थॉट प्रोसेस था वो अलग था। आई विल टॉक, ही इंसिस्ट, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन? फिर अनीश जंग जो है वो पूछती है, क्या तुम्हें प्लेन चलाने का भी शौक है? तो वो धीरे से बोलता है, नो, मुझे शौक नहीं है। Staring at the ground in his small murmur, there is an embarrassment that has not yet turned into regret. He is content to dream of cars that he sees hurtling down the street of his town. Few airplanes fly over फिरोजाबाद। तो वो बोलता है कि नहीं, मुझे शौक नहीं है। वो एकदम से जमीन के नीचे देखने लगता है, थोड़ा सा एम्बेरस फील करता है। एंड वो बोलता है कि कुछ कुछ प्लेन मैंने देखे हैं जो फिरोजाबाद में उड़ते हैं, फिरोजाबाद से मैंने देखे हैं, मेरे घर से मैंने कुछ कुछ प्लेन देखे हैं उड़ते हुए, लेकिन मुझे शौक नहीं है प्लेन उड़ाने का। मुझे क्या बनना है? ही वॉन्ट्स टू बी ए मोटर कार मैकेनिक। तो ये थी हमारी स्टोरी 2। इससे हमें क्या सीख मिलती है, हम नीचे देख लेते हैं। ये बेसिकली पॉवर्टी के बारे में बात करता है, ये पूरा का पूरा चैप्टर। एंड कैसे जो रिच पीपल है वो कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, कैसे जो पुअर है वो पुअर ही रह जाते हैं, इन सब के बारे में बात करी गई है। ये हमारी थीम है, ये सब थीम है। एक बार हम लास्टली देख लेते हैं। द प्लाइट ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन फोर्स इनटू लेबर अर्ली इन लाइफ एंड डिनाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्कूलिंग। यानी कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनसे उनका बचपन छीन लिया जाता है एंड उनसे छोटी उम्र में काम करवाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा पोवर्टी में जी रहे हैं, इसकी वजह से उनके पास कुछ चारा नहीं होता, काम करे बिना उनका गुजारा नहीं हो सकता है। अब इसकी सब थीम क्या थी? द कॉशनेस ऑफ सोसाइटी एंड द पॉलिटिकल क्लास टू सफरिंग ऑफ द पुअर। यानी कि कैसे पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स के लोग जो हैं वो पुअर को सफर करवाते हैं, पुअर को एकदम एक्सप्लॉइट करके रख देते हैं, उनसे सारा कुछ काम करवाते हैं और पैसा यही लोग खा जाते हैं। ये हमें यहाँ पे देखने को मिला था। बहुत ही ज्यादा बढ़िया स्टोरी थी एंड बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। दोनों ही स्टोरी बहुत ज्यादा अच्छी थी। पहली स्टोरी तो हमारी कौन सी थी? साहिब की थी। सेकेंड स्टोरी मुकेश की थी। दोनों ही बहुत ज्यादा अच्छी हैं, आप दोनों के कैरेक्टर्स लर्न कर लेना। मैंने सेकेंड स्टोरी में बताया नहीं था, लेकिन यहाँ पे कैरेक्टर्स में एक और लड़की का नाम आएगा जो कि हमने यहाँ पढ़ा था ऑलरेडी। यहाँ पे सेकेंड स्टोरी जो है, यहाँ पे एक और लड़की का नाम आएगा। लड़की का नाम क्या था? सविता था। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, आप यहाँ लिख लेना एक बार। SAVIT है। तो यहाँ पे 3 करेक्टर्स हैं मेनली, कुछ वुमेन्स भी थी लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी वजह से मेनली करेक्टर 3 लिखे हैं मैंने। एंड फर्स्ट स्टोरी में 2 मेन करेक्टर्स थे। तो ये थी हमारी सेकेंड स्टोरी, दैट इज लॉस्ट स्प्रिंग। इसके अंदर 2 स्टोरीज थी, हमने आराम से सब कुछ समझ लिया है। आई होप आप सबको समझ में आ गई होगी दोनों स्टोरी। अगर कुछ डाउट है एंड अगर क्वेश्चन आंसर के सोल्यूशन चाहिए, सो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, मैं नेक्स्ट वीडियो में ले आऊंगी इसके सोल्यूशन भी। And that was it for this lecture. I will see you guys in my next video. Till then, bye bye.